स्वर्ण भवन में इस समय अभ्यंक और पूर्णिमा दोनों ही पंकज जी के कमरे में लगी पूर्णिमा की माँ स्वर्ण माथुर की बड़ी सी तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े उनका आशीर्वाद ले रहे थे। वहीं पास में खड़े पंकज जी की आंखें इस समय नम थी। पूर्णिमा जब 1.5 साल की थी तब इसकी माँ हम सबको छोड़कर चली गई। बड़े ही जतन से पाला है मैंने इसे। मेरे पास मेरी स्वर्णा की आखिरी निशानी है। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना निवेदन करूँगा कि मेरी स्वर्णा की निशानी को संभाल कर रखिएगा। पंकज जी ने कहा और अभ्यंक के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। अभ्यंक ने उनके जुड़े हुए हाथों को पकड़ते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बड़े हैं, आप निवेदन मत कीजिए, आप आज्ञा दीजिए। इस समय पूर्णिमा और पंकज जी दोनों ही रो रहे थे। अभ्यंक ने आगे कहा, अब इनकी रक्षा करना और इनका ध्यान रखना मेरा धर्म है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हमेशा इनका ध्यान रखूंगा। अभ्यंक के कहने के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। आगे कुछ बात हो पाती तभी कशिश अंदर आई और उसने कहा, मामा जी, कुक ने खाना तैयार कर दिया है, आइए चलकर खाना खा लीजिए। क्या? पूर्णिमा ने आश्चर्य से पंकज जी और कशिश की ओर देखकर कहा, हाँ, तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हारी पहली रसोई अब तुम्हारे ससुराल में होगी। और फिर इतने लोगों का खाना कशिश अकेली कैसे बना पाती? इसलिए मैंने आज के लिए कुक को रखा था। पंकज जी ने पूर्णिमा का सवाल समझते हुए उसे जवाब दिया। फिर पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा। अब चले, बाहर सभी इंतजार कर रहे हैं। कशिश ने कहा तो सभी वहां से जाने को हुए। पर पूर्णिमा ने रुकते हुए पंकज जी की ओर देखकर कहा, पापा, मैं जरा अपने कमरे में जाती हूँ। पंकज जी ने उसकी ओर देखा और कहा, पर बेटा खाना? पापा प्लीज, बस थोड़ी देर। पूर्णिमा ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही उनसे रिक्वेस्ट की तो पंकज जी कुछ नहीं बोल पाए। अभ्यंक, पंकज जी और कशिश तीनों ही बाहर बैठक कक्ष में आ गए, जहां सभी लोग बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। सभी लंच के लिए बैठे थे तो कुक और एक मेड ने मिलकर उन सभी के लिए खाना लगाया। देविका जी की नजरें इधर उधर घूम रही थी। शायद उनकी नजरें पूर्णिमा को ढूंढ रही थी। तभी अंशिका ने कशिश की ओर देखकर पूछा, पूर्णिमा कहाँ है? वे लंच नहीं करेगी? कशिश ने कहा, जी, वे अपने कमरे में गई हैं, मैं अभी उसे बुलाकर लाती हूँ। तब तक आप लोग खाना शुरू करें। इतना कहकर वे भी पूर्णिमा के कमरे की ओर चली गई। कशिश पूर्णिमा के कमरे में आई तो उसने देखा पूर्णिमा बिस्तर पर बैठी किसी की तस्वीर को अपने सीने से लगाए रो रही है। कशिश ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास जाकर चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रख दिया। पूर्णिमा ने अपना सिर उठाकर उसे देखा और फिर उसका रोना और तेज हो गया। उसने उसे चुप कराते हुए कहा, चुप हो जा पूर्णिमा, और कितना रोएगी? पूर्णिमा ने सिसकते हुए कहा, मैंने जो भी किया वे सब मैंने खुद के लिए नहीं किया। तुम जानती हो ना, ये सब जो भी मैंने किया है सिर्फ अक्ष के लिए किया और इनके लिए किया। उसने तस्वीर की ओर इशारा करके बताया, मैं जानती हूँ पूर्णिमा, तुमने ये सब अपने लिए नहीं किया और तुमने जिसके लिए किया है मुझे पूरा यकीन है तुम उसे उसका अधिकार दिलाकर रहोगी। इतना कहकर कशिश ने उसके हाथ से तस्वीर लेकर एक तरफ रख दी और फिर धीरे से उसकी आंखों के आंसू पोंछे और उसके पास ही बैठ गई। बैठकर उसने पूर्णिमा के दोनों हाथों को अपने हाथों में रखा और बड़े ही प्यार से उसने पूर्णिमा से कहा, एक बात कहूँ? पूर्णिमा ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। कशिश ने आगे कहा, तुमने ये शादी भले ही अपने लिए नहीं, किसी और के अधिकार के लिए की है, पर यह शादी है पूर्णिमा, कोई मजाक नहीं। आज जब तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो मैं तुमसे इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर मौका मिले तो प्लीज़ इस शादी को दिल से निभाना। ये तू क्या कह रही है? पूर्णिमा ने बिस्तर से उठते हुए कहा, वहीं जो तेरे भविष्य के लिए सही है। कशिश ने भी बिस्तर से उठकर उसके पीछे आते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और वैसे भी यह शादी बस एक डील है जिसे मैंने अपने बेटे के लिए किया है और मिस्टर ओब्रॉय ने अपनी माँ के लिए। बस हमें सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। उनकी जिम्मेदारी जो अब अक्स के लिए होगी और मेरी जिम्मेदारी जो उनकी माँ के लिए होगी। हमने जो तय किया है हम वही करेंगे। इस शादी में कोई इमोशन नहीं है, ना लगाव, ना उम्मीदें और ना ही इश्क। ये शादी बस एक बिजनेस डील की तरह है और मेरे लिए हमेशा यहीं रहेगी। पूर्णिमा ने कड़े शब्दों में कहा। उसकी बात सुनकर कशिश के चेहरे पर मुस्कान ठहर गई। उसने कहा, देखते हैं तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया है और क्या नहीं। ये सब तो तुम जानो।
पर मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा यह रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए हो। तुम्हारी प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी। पूर्णिमा ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा। चलो ये भी देख लेंगे। जिम्मेदारियां अक्सर लोगों को करीब ले आती है, कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा। पर इस बार पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा। शायद वह इस टॉपिक को ही खत्म करना चाहती थी। कशिश, कुछ पल बाद पूर्णिमा ने उसे पुकारा, जैसे कुछ कहना चाहती हो। हाँ, मेरे यहाँ से जाने के बाद यहाँ की और पापा की सारी जिम्मेदारी तुझ पर आ जाएगी। तू संभाल लेगी ना सब कुछ? पूर्णिमा ने उसका हाथ थामते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। कशिश ने जवाब दिया तो पूर्णिमा उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। कशिश ने आगे कहा, सिर्फ मैं नहीं, तू भी संभालेगी। शादी हो गई है तो क्या हुआ? पापा को और बहन को भूल जाओ। इतना कहते हुए कशिश का गला भर आया। वे पूर्णिमा के गले लगकर रो पड़ी। रोते रोते फिर उसने कहा, कैसे रहूंगी मैं तेरे और अक्ष के बिना? दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी कि तभी अभयंक वहां पर आया। वह कुछ कहने ही वाला था कि दोनों को इस तरह रोता देख वे दरवाजे पर ही ठिठक गया। कुछ देर वे यूं ही देखता रहा, फिर उसने दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग हुई और दरवाजे की ओर देखा तो अभयंक खड़ा था। उसने बड़ी ही सहजता से कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पूर्णिमा ने तो कुछ नहीं कहा, बस अपने आंसू पोंछने लगी। पर कशिश ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उठकर कहा, जी आइए ना। अभयंक अंदर आया और उसने एक नज़र पूर्णिमा पर डाला। उसके बाद उसने कशिश को देखकर कहा, आपको बाहर बुला रहे हैं। जी चल। पूर्णिमा उससे पहले उसकी बातों का जवाब दे पाती। उसने पूर्णिमा की ओर देखकर कहा, एक्चुअली मुझे इनसे कुछ बात करनी है। इफ़ यू डोंट माइंड, हम 5 मिनट में आते हैं। अभयंक ने कशिश से कहा तो उसने हाँ में गर्दन हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। मैं आपसे ये कहने आया था कि अगर आप चाहें तो अपने पापा और अपनी बहन को भी कह सकती हैं साथ चलने के लिए। वहाँ सभी साथ में रहेंगे। आपको या किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। कशिश के जाने के बाद अभयंक ने पूर्णिमा से कहा, थैंक यू, आपने इतना सोचा। पर मैं पापा से कहूँ तब भी वह नहीं मानेंगे। जानती हूँ मैं उन्हें। पूर्णिमा ने कहा, ऐसा क्यों? आज तक उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया। जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब भी नहीं। अब तो उनके पास कशिश भी है। मैं भी आती रहूँगी मिलने। ओके, एज यू विश। आप किसी और को भी चुन सकते थे अपनी माँ की बहू के रूप में। अपनों से दूर होने का डर था या कुछ और कि अचानक ही पूर्णिमा के मुंह से ऐसा सवाल निकल आया। कुछ बात आप में ऐसी हैं जो किसी और में नहीं। और वैसे भी ये सब बातें मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। अभयंक ने जवाब में ये कहा तो पूर्णिमा कुछ नहीं कह पाई। अभयंक ने उसे देखा और उसके पास आकर चुपचाप उसकी हथेली को थाम कर बोला, चलिए बाहर सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। अब जब हाथ थाम लिया है मेरा, चाहे जिस भी मजबूरी में थामा हो, तो इतना सोच विचार करना छोड़िए। इन सब कामों के लिए मैं हूँ। इतना कहकर वह पूर्णिमा की हथेली थामे बाहर निकल गया। पूर्णिमा भी जैसे डोर में बंधी पतंग की तरह बस खींची चली गई। खाना हो जाने के बाद पूर्णिमा की विदाई हो चुकी थी। थके होने के कारण अक्ष सो चुका था, इसलिए पंकज जी ने उसे आज वहीं रहने के लिए कहा, जिस पर पूर्णिमा भी कुछ नहीं कह पाई। इधर अभयंक और पूर्णिमा दोनों ही अपने घर के द्वार पर एक साथ खड़े थे। देविका जी और अंशिका दोनों ही उनका गृह प्रवेश करा रही थी। गृह प्रवेश की रस्म के बाद अंशिका ने अभयंक से कहा, पूर्णिमा को मैं अभी अपने कमरे में लेकर जाती हूँ, तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ। ठीक है दी। अभयंक ने एक नज़र पूर्णिमा को देखा और फिर वहां से अपने कमरे में चला गया। इधर अंशिका भी पूर्णिमा को लेकर अपने कमरे में आ चुकी थी। बैठो। अंशिका ने बिस्तर की ओर इशारा करके कहा तो पूर्णिमा चुपचाप बैठ गई। डोंट फील सैड और अनकंफर्टेबल। पूर्णिमा, यह घर तुम्हारा है अब से। अंशिका ने पूर्णिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा कर रह गई। तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। चेंज कर लेना, लहंगा हैवी लग रहा होगा, है ना? अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। जी। पूर्णिमा ने बस इतना ही जवाब दिया। अंशिका उसे वहीं छोड़कर उसके कपड़े लेने चली गई। उसके जाने के बाद पूर्णिमा ने पंकज जी को कॉल लगाया। अक्ष के लिए पूछा तो उन्होंने बताया वे और कशिश दोनों ही अब भी सो रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। तब तक अंशिका भी उसके कपड़े लेकर आ गई और उसे चेंज करने का कहकर खुद भी चेंज करने के लिए अपने कपड़े निकालने लगी।
इधर अभ्यंक अपने कपड़े चेंज करने के बाद आराम करने की बजाय ऑफिस निकल गया। बाकी सभी लोग सुबह की भाग दौड़ से थक गए थे, तो सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। रात के 9 बजे अभ्यंक ऑफिस का काम निपटाकर घर लौटा तो उसकी नज़र सीधे अंशिका के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरती पूर्णिमा पर गई। कुछ पल को अभ्यंक यूं ही खड़ा उसे देखता रह गया। लाल साड़ी के साथ 16 श्रृंगार में सजी पूर्णिमा को देखकर आज जैसे उसकी नज़र बगावत पर उतर आई। खूबसूरत तो वे दुल्हन के जोड़े में भी लग रही थी, पर इस समय पूर्णिमा की मांग में उसके नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र सज रहा था, जो उस समय नहीं था। ये सिंदूर और मंगलसूत्र इतना बताने के लिए काफी था कि पूर्णिमा अब उसकी है, सिर्फ उसकी। न जाने क्यों ये ख्याल उसके अंतर मन में आया और एक अलग से एहसास से सारा बोर कर गया। आगे भैया, आधार की आवाज से जैसे वे अपने ख्यालों से बाहर आया। उसकी नजरें पूर्णिमा से हटकर आधार और बाकी सभी लोगों की ओर गई। उसने देखा सभी लोग डिनर के लिए डाइनिंग एरिया में आ चुके हैं। अभ्यंक ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना लैपटॉप बैग लिए ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगा। तब तक पूर्णिमा भी सीढ़ियों से नीचे आ चुकी थी। पूर्णिमा के पास से गुजरते हुए उसने कहा, आप बैठिए, मैं चेंज करके आता हूँ। उसके इतना कहते ही पूर्णिमा ने तो कुछ नहीं कहा, पर अंशिका मुस्कुरा उठी। वहीं कुछ दूरी पर बैठे आधार ने तो खड़े होकर सीटी बजाना शुरू कर दिया। अभ्यंक और अभय जी ने उसे घूरा तो वह शांत हो गया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। अभ्यंक जाने को हुआ तभी पूर्णिमा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, माँ कहाँ है? वे खाना नहीं खाएंगी? उसकी आवाज़ सुनकर अभ्यंक के कदम ठहर गए। अंशिका भी अभ्यंक की ओर देखने लगी। वे अपने कमरे में है बेटा, उन्हें खाना अभ्यंक ही खिलाता है, उनके कमरे में ही। अभय जी ने पूर्णिमा की बात का जवाब देते हुए बात संभाला। पूर्णिमा ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और अभ्यंक की ओर घूम कर बोली, मैं माँ के लिए खाना लेकर उनके कमरे में जाऊं? उसकी बात सुनकर अभ्यंक 2 पल चुप रहा, फिर उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कहा, जाइए। पूर्णिमा ने अंशिका की ओर देखा और कहा, दीदी वे, आओ चलो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। पूर्णिमा डाइनिंग टेबल के पास आई और एक प्लेट हाथ में उठाकर फिर से अभ्यंक की ओर देखा। ना जाने क्यों इस बार अभ्यंक के चेहरे पर हल्की सी हंसी तैर गई। उसने अपना लैपटॉप पास ही के सोफे पर रखा। उसके बाद वह उसके पास आया और उसके हाथ से प्लेट लेकर उसमें 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाली। फिर एक छोटा सा बाउल लेकर थोड़ी सी खीर निकाली। उसके बाद उस प्लेट को उसने पूर्णिमा के हाथों में वापस से पकड़ा दिया। पूर्णिमा ने अंशिका की ओर देखा तो अंशिका ने कहा, चलो, और आगे बढ़ने लगी। 1 मिनट दी। अभ्यंक ने आवाज लगाया तो पूर्णिमा के कदम रुक गए। आप डिनर कीजिए, मैं इन्हें लेकर जाता हूँ माँ के पास। अभ्यंक ने अंशिका के पास आकर कहा, ठीक है ले जाओ, और सुनो, कपड़े तुम बाद में चेंज कर लेना, बड़ी माँ को खाना खिलाने के बाद। पहले तुम दोनों आकर अपना डिनर कर लेना, फिर जाना कमरे में। अंशिका ने कहा, ठीक है दी, आइए चलिए मेरे साथ। अंशिका को जवाब देने के बाद उसने पूर्णिमा से चलने को कहा था। उसके जाने के बाद लतिका जी ने अपना मुंह टेढ़ा कर कहा, बड़ी आई, नौटंकी तो देखो इनके। लतिका, अभय जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, क्या लतिका? हाँ, ये जो महारानी अभी दिखावा करके गई हैं, वह कुछ ज्यादा नहीं कर रही? लतिका जी ने भी भड़कते हुए कहा, दिखावा हो या सच, कम से कम तुम्हारी तरफ बदतमीज तो नहीं है। इतना कहकर अभय जी बिना खाना खाए उठकर कमरे में चले गए। उनके बाद आधार अपने खाने की प्लेट लिए अपने कमरे में चला गया। आधार जैसे ही वहां से उठकर गया, लतिका जी की आंखें नम हो गई। अब बस अंशिका वहां पर रह गई। उसने उदास नजरों से लतिका जी को देखा और बोली, क्यों करती हैं आप ऐसा? क्या मिलता है आपको ये सब करके? दूसरों को तकलीफ देने की चाह में अंत में दिल आपका खुद का ही दुखता है। अंशिका ने उदास नजरों से उन्हें देखा और कहा। लतिका जी की कोई प्रतिक्रिया ना पाकर वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहीं अभ्यंक और पूर्णिमा दोनों ही एक साथ सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, क्योंकि देविका जी का कमरा अभ्यंक के कमरे के पास ही था। साथ चलते हुए अभ्यंक ने धीमी आवाज में पूर्णिमा से कहा, आज आप आराम कर लेती, कल से निभा लेती अपनी जिम्मेदारियां। आपने तो शादी तक का भी इंतजार नहीं किया, फिर मैं कल का इंतजार कैसे कर सकती हूँ? इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। वहीं अभ्यंक को जब उसकी बात समझ आई तो होठों पर हंसी खिल गई।